बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आसिम नूर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज फीस्टा। इस चैनल पे आपको एंटी टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 4 का जो टेस्ट हुआ था उसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। ठीक है बेटा, तो मेरे साथ रहिएगा। और आज के टेस्ट में मैंने एक बात गौर की थी कि बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी पाई जाती थी। बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चों ने बड़े मुश्किल तरीके से सॉल्व किए हुए, मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों उन्होंने इतने मुश्किल तरीके से सॉल्व किया क्वेश्चंस को। बहरहाल आंसर किसी का निकला किसी का नहीं निकला, मेथड जो भी यूज करते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है एंटी टेस्ट में तो कि कम से कम टाइम में आप सॉल्व करें उसको, ताकि आपको टाइम बच सके। क्योंकि एंटी टेस्ट में तो सबसे बड़ी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको फास्ट एंड फ्यूरियस कैलकुलेशन करनी होती है आपको बेटा। इसलिए आज के लेक्चर में मैं आपको सारी चीजें, कैसे आपने थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा चीजें कवर करनी है, ज्यादा सोल्यूशन और करेक्ट सोल्यूशन निकालने हैं, तो मेरे साथ रहिएगा एंड तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, फाइंड द लीनियर स्पीड। हमें दो चीजें गिवन है, एक तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है और हमें ये भी बताया गया कि इसकी इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो रेस्ट पर है। लेकिन बतानी क्या है हमें उसकी बतानी है लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। पहला सवाल है बेटा, एज यू नो डेट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट लीनियर मोशन में। लेकिन जब सर्कुलर मोशन में आते हैं तो ये बन जाता है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। अब ये जो ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी, हम सीखेंगे ओमेगा एफ अल्फा टी। अब अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू 2 और टाइम कितना लगा बेटा इसको, टाइम इज 2 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। तो इसकी आ गई ओमेगा एफ, आप इसी को ओमेगा बोलेंगे, यही ओमेगा उसकी आफ्टर 2 सेकेंड। अब पूछा गया वी वेलोसिटी फाइंड करनी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा के रिलेशन से r की वैल्यू बेटा 2 गिवन है आपको और ओमेगा 4 है तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड का आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटीज। याद रखिएगा जब भी कोई बॉडी मूव करती है इन सर्कुलर, फर्ज करें प्लेन है और इस प्लेन में एक बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करी, लाइक दिस इज सर्कुलर पाथ, तो ये इसका आगे बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब एज यू नो डेट कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो बेटा अलोंग द एक्सिस होती है, तो ये ओमेगा आ गया। और जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, तो ये टेंजेंट बना लें जिधर भी ये v। तो इस टेंजेंट का यानी ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है और ये आपका आ गया टेंजेंट, तो एंगल 90 का बनता है यहाँ पे। तो जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं और जितनी भी लीनियर क्वांटिटीज हैं तमाम का एंगल हमेशा 90 बनते हैं, इस बात को याद रख लें आप। सो 90 एंगल पे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन हाफ द पीरियड ऑफ रोटेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड r। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है, मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है। टॉपिक का टाइटल है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ए सर्कुलर पाथ। मैं इस वीडियो के ऊपर जो आई का बटन आ रहा है ना बेटा, उस आई पे टिक करें तो आप वीडियो आपके सामने आ जाएगी, उसको सुन लीजिएगा। उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ हाफ सर्कल के लिए, फुल सर्कल के लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए, 3/4 सर्कल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और मजे की बात मैंने एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि सर्कुलर पाथ में आप कैसे फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट मेथड से। तो बहरहाल यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं ये हाफ सर्कल है, तो ये हाफ सर्कल इतना होता है बेटा, फर्ज के लिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये इसका आ गया रेडियस r। बॉडी यहां से ऐसे आ रही है, तो इनिशियल पॉइंट ये वाला, फाइनल पॉइंट ये वाला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है जाहिर बात है वो यहां से लेकर यहां तक बन जाएगा ये वाला। अगर ये 0 तो ये भी r हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कहेंगे s इज इक्वल टू r थीटा। अब r को एज इट इज रहने दे, थीटा कितना होगा a से b तक, हाफ सर्कल में आपको पता 180 डिग्री या पाई। तो आपने ये वाला फॉर्मूला जब यूज करना तो हमेशा रेडियन वाली वैल्यू पुट करनी है, डिग्री वाली वैल्यू पुट नहीं करनी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ बेटा, दिस रिलेशन इज ओनली फॉर रेडियन, डिग्री में एंगल पुट नहीं करना आपने। तो पाई आएगा तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास, पाई आर। तो ये क्या आ गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पाई आर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 2r है। तो अल्फा ऑप्शन ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन डिग्री पर सेकेंड। अब हमें स्पीड बतानी है, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है
थीटा ओवर टी। अब यहाँ पे जिस जो रिक्वायर पूछा गया आपसे उसी में आपने एंगल पुट कर देना आप लोगों ने। अगर रेडियन में पूछा गया तो आप थीटा रेडियन में पुट करेंगे, अगर आपको पूछा गया रेवोल्यूशन में तो थीटा रेवोल्यूशन में पुट कर देंगे, अगर आपको डिग्री में पूछा गया तो आप एंगल डिग्री में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं अगर क्लॉक बना दूँ साइड पे, ये आपके पास क्लॉक होती है, यहाँ पे होता है 12, 3, 6 एंड 9, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से होती है क्लॉक। आप कहते हैं जब फर्ज के लिए मिनट की सुई है, ये वाली मिनट वाली हैंड है, जब ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ से आके वापस आ जाएगी तो एज यू नो डैट पूरे चक्कर में इसने कितना एंगल कवर कर लेना है 360 डिग्री। अब डिग्री मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि वो डिग्री में पूछ रहा है आंसर। अब यहाँ पे पूछा गया टाइम, अब मुझे बताइए ये मिनट हैंड जब पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो कितना टाइम होगा, 60 मिनट, ये आएगा 60 मिनट। जबकि सवाल पूछा कि सेकंड के अंदर, तो फिर सारी बात आप जानते हैं कि इसको एक दफा और 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा 360 ओवर 3600, 3600 दैट इज इक्वल टू 1/10, तो ये आ गया 0.1 डिग्री पर सेकंड। ये जो मैंने दूसरे वाला 60 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किया था, एक 60 मिनट वाला था तो इसलिए इसको वैसे अगर पूछता डिग्री पर मिनट में सिर्फ एक 60 आता, तो फिर इसका आंसर आ गया 0.1 डिग्री पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है द बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एज यू नो दैट Fc इज इक्वल टू mv² ओवर r। अब हमें क्या कुछ गिवन है, मास गिवन है और गिवन है, अच्छा यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी नहीं गिवन, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा Fc आ जाएगा mr² ओमेगा स्क्वायर ओवर r एंड दैट बिकम Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। और यहां से फॉर्मूला बन जाएगा m की वैल्यू बेटा गिवन है आपको 4, r की वैल्यू गिवन है बेटा आपको 2 और ओमेगा गिवन है बेटा आपको 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये आगे बेटा 32, ठीक है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये तो बड़ा सिंपल सी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि ये क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है 6 है कि 1 डिग्री जो होता है 0.017 रेडियन होता है और जो 1 रेडियन होता है डेट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है। तो ये आपको आइडेंटिटी याद कर लें, आपको सब बच्चों को याद होनी चाहिए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है π/2 रेडियंस एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ 2 पाई रेडियस 2 मीटर रेडियस, द लेंथ ऑफ द आर्क इज। तो इसमें फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू r थीटा, और r की वैल्यू 2 है और थीटा π/2 है बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई रेडियन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऑल पॉइंट्स ऑन ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस एट एनी इंस्टेंट टू हैव सेम। ये बेटा इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये बुक की लाइन है। अगर आप टॉपिक पढ़ें चैप्टर 5 का रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, उसमें लास्ट पैराग्राफ में बात लिखी गई है कि सर्कुलर पाथ में जब बॉडी मूव करती है, रोटेशन में जब बॉडी मूव कर रही होती है, उसके जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं उनका जो आपस में सेम होती हैं, तमाम पॉइंट्स सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में होंगे, लीनियर सेम नहीं होते। बुक की लाइन है, उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 द पीरियड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ इक्वल टू, ये फॉर्मूला है GMT² ओवर 4 पाई होल पावर 1/3, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। जिधर बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है if a car is moving with uniform speed of 2 meter per second in a circle of radius 0.4 its angular speed is। तो as we know that हमारे पास जो रिलेशन होता है बेटा वो रिलेशन ये है v is equal to r ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा v over r, और v की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, v की वैल्यू है डेट इज 0.2 और 0.4, इसका बेटा आंसर आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग 3 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इज स्विच्ड ऑफ, इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकेंड द रिटार्डेशन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला आएगा, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, जो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको 3 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड में, और टाइम गिवन है आपको डेट इज टाइम कितना गया बेटा जी, यस 18, तो आ गया -3/18 और इसका आंसर आ जाएगा 0.167 यानी कि अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है टू हैव एन अर्थ सैटेलाइट सिंक्रोनस विद द रोटेशन ऑफ अर्थ इट मस्ट बी लॉन्च्ड एट द प्रॉपर हाइट मूविंग। ये बेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन आप याद कर लें। हमारी जो अर्थ होती है
अर्थ का कुछ ये वाला हिस्सा जो होता है दैट इज पोल, और ये वाला होता है इक्वेटर। इसे पोल बोलते हैं और इसे बोलते हैं इक्वेटर। अब जो पोल और इक्वेटर है, यहाँ पे होता है नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे होता है ईस्ट वेस्ट। और हमारी जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। और एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं तो देखा जाए नो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपने जाना है, इधर से ऐसे को, यानी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो हमें इधर से जाएंगे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ नजर आएगा, और वहां से वेस्ट ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि इक्वेटर पे लॉन्च करना है, और उसको जो इसकी डायरेक्शन देनी है वो वेस्ट से ईस्ट की जानी है। अगर देखें ये बैक साइड से देखा, फ्रंट से देखें अगर हम फ्रंट के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपने इसको लॉन्च करना है ताकि सैटेलाइट भी जो है वो अर्थ के साथ साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। तो खैर ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स टाइम पीरियड इज। ये फॉर्मूला भी आप याद करना पड़ेगा, 2 पाई अंडर रूट आर ओवर जी, या आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जैसे 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, इसी तरह से वो एल की जगह पे आर आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट कीप्स एन अर्थ सैटेलाइट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट। तो अर्थ सैटेलाइट क्यों जमीन पर नहीं गिरता और क्यों वो यहाँ से स्केप आउट नहीं कर जाता, क्योंकि उसकी, और आपको ये भी पता है कि सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए बॉडी को एक फोर्स चाहिए होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सैटेलाइट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है वो होती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान में, वही सैटेलाइट को एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऐड करके उसको रोटेट करवाने पर मजबूर कर देती है। तो इसका आंसर आ गया अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिनिमम नंबर ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिक्वायर्ड टू कवर द होल अर्थ इज, बुक की इंफॉर्मेशन है, याद कर लें। 3 geostationary satellites are required to cover whole earth. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ डेली रोटेशन इन रेडियन पर आवर। अब वही बात आ जाती है कि फॉर्मूला आपके पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। अब आपने थीटा उस वैल्यू में पुट करना है जिसमें पूछा गया, मतलब रेडियन में पूछा गया, तो एज यू नो दैट ये 2 पाई रेडियन होता है इन ए कंप्लीट रोटेशन। अब टाइम पूछा गया और में, तो आप डेट और में पुट कर सकते हैं। एज यू नो डेट हमारी अर्थ की जो एक रोटेशन है वो कितने दिन में कवर, सॉरी कितने घंटों में कवर होती है, 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 24 आवर्स, ये पर आवर बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 12 रेडियन पर आवर। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A wheel of radius 1 meter covers an angular displacement of 180 degree. Its linear displacement is. तो 17 क्वेश्चन में S is equal to R थीटा। अब R की वैल्यू बेटा कितनी है, यहाँ पे R है 1 मीटर, सॉरी हाँ रेडियस 1 मीटर है, और थीटा है 180 डिग्री। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने यहाँ पर 180 डिग्री पुट नहीं करना बल्कि रेडियन में वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर आ जाएगा पाई रेडियन। तो पाई, अब आपने ये रेडियन लिखना क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, पाई मीटर या 3.14 मीटर। अब अक्सर बच्चों ने गलती क्या की थी, पाई रेडियन लिख दिया था, जबकि रेडियन यूनिट नहीं आएगा, पाई मीटर या 3.14 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द वॉच इज। अब घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है जो हमें टाइम सेकंड में बताती है, उसकी स्पीड पूछी गई है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। अब पूछा गया है रेडियन पर सेकंड के अंदर, तो अगर रेडियन पर सेकंड में पूछा गया है तो आप पुट करेंगे 2 पाई रेडियन। अब मुझे बताइए जरा कि जब एक सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर कर लेगी अपना, तो कितने सेकंड कवर होंगे, 60, ठीक है। तो 60 टाइम पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये पाई बाय 30, ये सेकंड आ गया, तो पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, द two particles of equal masses are revolving in circular path of radius r1 and r2 respectively with the same speed. The ratio of their centripetal force. स्पीड सेम है यहाँ पे, तो अगर स्पीड सेम है तो फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एफ सी का आर से क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो अगर मैं रेशियो बनाऊंगा तो बनेगी इनवर्स में बनेगी, नहीं F1 ओवर F2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 इनवर्स में, यानी उल्टा कर देंगे R2 ओवर R1। तो अल्फा ऑप्शन बन जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज। अब दो तरह की मोशन होती है, होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अब यहां पे मैंने क्लास में देखा था बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही थी, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है। सही है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। स्पीड बेसिकली वेलोसिटी ही है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है।
अब जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन में मस्ट चेंज होना है, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो स्पीड है घूमने की वो क्या हो रही हो, वो सेम रह रही हो। इसलिए सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही है, सेम स्पीड के साथ, वेलोसिटी सेम हो नहीं सकती क्योंकि उसने हर लम्हा अपनी डायरेक्शन क्या करनी है, चेंज करनी है। तो सेम स्पीड से मूव कर रही है तो हम उसे बोलते हैं कि इसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा सिर्फ बॉडी के ऊपर एक ही एक्सेलरेशन आता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाए उसमें 3 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं बेटा। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 3 तरह के एक्सेलरेशन आ जाते हैं। अब इस चीज पे भी मैं अगर टाइम मिला तो, अभी तो हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कोई चैप्टर पे आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके समझा सकूं। मैं फिलहाल डिस्कशंस पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह की चीज़ों को आपके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दूं मैं। तो इंशाल्लाह मैं टाइम मैनेज कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं लेक्चर्स आपको मेरे मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ पहले पढ़े हुए हैं लेकिन ये लेक्चर आपकी मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह जल्द मैं इसको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। इसमें नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं बड़ा ब्रीफ और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेन करूंगा उसको मैं, और इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल इस वक्त यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सिर्फ एक एक्सेलरेशन याद रख लें, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और कोई नहीं होगा। Question number 21 है, one end of the spring of length 1 meter is tied to a body of mass 0.5 kilogram. It is whirled in a vertical circle as shown in figure. If the angular frequency, देखिए एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंगुलर स्पीड एक ही बात होती है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या दी, एंगुलर वेलोसिटी क्या दी, एक ही बात होती है। तो बहरहाल इफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज रेडियन पर सेकंड, 4 रेडियन पर सेकंड, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप पॉइंट। अब ये क्वेश्चन आपको 21 है। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास सर्कुलर पाथ पे बॉडी है और बॉडी मूव कर रही है कुछ इस तरह से। उसने कहा जी बॉडी जब यहाँ पर आती है तो उसकी टेंशन क्या होगी। अब सर्कुलर पाथ में जब बॉडी को आप रोटेट करते हैं वर्टिकल सर्कल में, तो रस्सी में जो तनाव आता है ना वो हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है। ऊपर जाके रस्सी में जो तनाव है, जो टेंशन वो कम हो जाती है, और नीचे आके रस्सी में जो खिंचाव है, ये तनाव है, ये टेंशन है वो ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर पूछा जाए टेंशन फाइंड करें, तो फॉर्मूला याद कर लें, T5 इज इक्वल टू FC माइनस mg cos थीटा। ये फॉर्मूला याद करने, टी टेंशन है बेटा, टी टाइम नहीं है। यहां पे वर्टिकल सर्कल में किसी भी पॉइंट के ऊपर रस्सी में टेंशन फाइंड करनी हो, उसका फॉर्मूला एक सिंपल याद कर लें, FC माइनस mg cos थीटा। अब थीटा आपने क्या लेना है, थीटा इज बिटवीन T एंड mg, टेंशन और वेट का एंगल लेना है। अभी गिवन क्वेश्चंस के मुताबिक अगर देखा जाए, ये सर्कुलर पाथ है, बॉडी यहां पर है, ये रस्सी बंधी हुई है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है जो मर्जी हो, और टेंशन टुवर्ड सेंटर रहेगी, यानी टेंशन रहेगी यहां पे। ये देखें एंगल कितना बनता है, 0, cos 0 पुट कर दें, यहां पे थीटा पुट कर दें आप 0 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट T इज इक्वल टू FC माइनस mg cos 0 1 हो जाएगा। अब FC का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर माइनस mg वाला, क्योंकि हमें ओमेगा गिवन है, यहां से m कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर माइनस g। वैल्यू पुट करें, m की वैल्यू 0.5 है, r की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस g की वैल्यू 10 यूज करें, ये आ जाएगा 0.5, 16 माइनस 10, ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। अगर किसी और पॉइंट पे पूछ ले तो आपने इसके मुताबिक एंगल चूज कर लेना। एंगल मैंने बता दिया बिटवीन T एंड वेट mg, इसका राइट आंसर क्या आ गया, 3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए पार्ट ऑफ ए मेंटेनेंस इंस्पेक्शन द कंप्रेसर ऑफ ए जेट इंजन इज मेड टू स्पिन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एज शोन इन फिगर, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द कंप्रेसर। लेकिन ग्राफ से रिलेटेड सिर्फ 2 तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। ग्राफ से 2 तरीकों से 2 चीजें फाइंड की जा सकती हैं सिर्फ, या तो उसका एरिया या उसकी स्लोप। ये स्लोप और एरिया के हवाले से मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है, वो आप सुन सकते हैं, तो आपको ग्राफ से रिलेटेड डील करना आ जाएगा। सिर्फ जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए तो आपने या तो उसकी स्लोप देख लेनी है या उसका एरिया निकाल लेना है। अब एरिया निकालना हो, ये क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, अगर एरिया निकालना हो तो आपने x मल्टीप्लाई y कर देना। सिंपल एक याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब और अगर आपने स्लोप निकालनी हो तो आपने करना है y डिवाइड बाई x। एरिया फाइंड करना पड़े तो आपने x और y को मल्टीप्लाई करना है, स्लोप निकालनी हो तो y और x को डिवाइड कर देना है। अब आप देखेंगे कि हमें जो यहाँ पे पूछा गया वो हमें एरिया से मिलेगा या स्लोप से मिलेगा। y एक्सिस पर क्वांटिटी कौन सी प्लॉट है,
यहां पर क्वांटिटी है रेवोल्यूशन पर मिनट, ऐसे ही यूनिट लिखे हुए हैं। ग्राफ कुछ इस तरह से है ये वाला, और एक्स एक्सिस पर जो हमें प्लॉट किया गया है वो है मिनट टाइम। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके देखूं, यानी एरिया फाइंड करूं, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट को मल्टीप्लाई करूं मिनट के साथ, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, आंसर में क्या आएगा रेवोल्यूशन। उसने पूछा क्या है, रेवोल्यूशन पूछी है हमसे, इसका मतलब है हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है उसके एरिया फाइंड करने से मिलेगा आपको। इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लें, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज ट्रायंगल। तो आपने करना क्या है, आपने जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है उसमें आपने पहले ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ट्रायंगल का फिर फॉर्मूला आ गया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहां से लेकर यहां तक ये बेस फाइंड करें, कितनी बनती है बेटा, ये बेटा ये 1 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो 1/2 यहां पे बेस कितनी आ रही है 1, और ये वाली हाइट कितनी आ रही है यहां पे, ये आ रही है 3000, तो 3000 प्लस इसकी बेस कितनी बनती है, यहां से 1 से 3 तक 2 बनती है, और हाइट अगेन वही बात आ गई 3000 प्लस 1/2, इसकी बेस कितनी है 1 और हाइट कितनी है 3000, तो ये आ गया 1500 प्लस 6000 प्लस 1500। इसको ऐड कर लेंगे बेटा तो आंसर आ रहा है, देखें 6 7 8 9000, ठीक है। तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा 6 7 8 9000 आंसर आ रहा है इसका 9000। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 9000 रेवोल्यूशंस। यहां पे हम ये वैल्यू मैंने गलत पुट की है, यहां पे 5 था, सॉरी। अगर हम 5 करेंगे तो फिर बेस कितनी बनती है 2 बनती है, ये 2 बनने से ये आंसर आएगा 3000, ये आ जाएगा 3, बिल्कुल 3000, और इसमें ये आ जाएगा, इसका आंसर बेटा बन जाएगा 11250, ये आंसर आएगा बेटा इसका 11000, जो नियरेस्ट आंसर है बेटा आप। तो ये यहाँ पे 5 से मैंने 4 पुट कर दिया गलती से, तो बहरहाल इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा आपका। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is false for a particle moving in a circle with the constant angular speed? अगेन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड हो ना बेटा, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने बताया एक ही एक्सेलरेशन होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर। टेंजेंट के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये बात गलत है कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंशियल टेंजेंट टू द सर्कल इज, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन आ गया। मास ऑफ 1 किलोग्राम इज कनेक्टेड टू अ फिक्स पॉइंट by string 1 meter in length and whirled in a circle in 1 second. The tension in the string is. अब यहां पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या जी गिवन है, लेकिन टेंशन याद रखिएगा वेट के वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो वर्टिकल सर्कल में ये वाला फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। अब ये होता है mr², सही है। अब m कितना, यहाँ पे मास गिवन है 1 किलोग्राम, स्ट्रिंग r भी गिवन है, और टाइम गिवन है आपको, तो आप टाइम को लिखेंगे ओमेगा होता है 2π/t का स्क्वायर, इसके ऊपर ओमेगा 2π/t होता है, m1 है r1 है 2π का, ये 4π² हो जाएगा ये बेटा, और टाइम भी 1 है, तो आंसर क्या आ गया 4π²। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 satellites A and B go around the earth in circular orbits at height RA and RB respectively from the surface of earth. Assume the earth to be uniform sphere of radius RE, the ratio of the magnitudes of the velocities. पहली बात तो अगर आपके पास ये अर्थ है और इस ऑर्बिट में कहीं पर सैटेलाइट मौजूद है, ये सैटेलाइट है, तो ये वाला रेडियस होता है, इसमें कहते हैं RE रेडियस ऑफ अर्थ, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। तो हाइट कितनी गिवन है आपको, कहता है जी एक की रेडियस की हाइट है RA और दूसरे की है RB, दो सैटेलाइट है, दोनों मैंने लिख दिया यहाँ। देखिए सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √GM/r+h। R रेडियस ऑफ अर्थ है और h हाइट है। अगर मैं a की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा √GM/RE रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट कितनी है उसकी RA। अगर मैं b वाले की बात करूंगा तो क्या आएगा GM/RE+RB। अब इनको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, उनको जब डिवाइड करेंगे 1/2 रेशो लेने के लिए
तो वी ए ओवर वी बी किसके बराबर आ जाएगा, ये जी एम से कैंसिल हो जाएगा। और देखिए इनवर्स रिलेशन होने की वजह से ये बी वाला ऊपर रहेगा और ए वाला नीचे रहेगा, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएगा आर ई प्लस आर बी ओवर आर ए प्लस आर ई प्लस आर ए, और ऊपर स्क्वायर रूट भी आ रहा है, जी एम कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 10 किलोग्राम एंड रोटेटिंग एट वन एंड ऑफ ए इन इलास्टिक स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। देखिए आउटवर्ड फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जितनी इनवर्ड फोर्स लगेगी उतनी आउटवर्ड फोर्स लगेगी। इनवर्ड फोर्स कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जो उसके ऑपोजिट में होती है आउटवर्ड, उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इक्वल होती हैं, तो इसमें बेसिकली आपने आउटवर्ड फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल ही होने की वजह से आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पे आउटवर्ड मास 10 kg है, स्पीड है बेटा 1 का स्क्वायर हो गया और ये 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये सीधा 1 न्यूटन आ जाएगा आंसर आपका बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body moving in a circular path of radius r has tangential acceleration at and centripetal acceleration ac of the body is moving at constant speed v. What are the magnitudes of a, t and ac? Again वही बात है, body is moving with constant speed in a circular motion. It means it become uniform circular motion. अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैंने पहले बता दिया इसमें सिर्फ एक एक्सेलेरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है, देखिए फोर्स का फार्मूला तो एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसको कंपेयर करें एम ए के साथ, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ये देखें जरा, ए आ जाएगा, ये अगर सी लिख दिया यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलेरेशन आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। लेकिन जो दूसरा एक्सेलेरेशन वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आंसर लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या आएगा, v स्क्वायर ओवर r। क्वेश्चन नंबर 28 है, सैटेलाइट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज करेक्ट। अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन थी, मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूं आपको। मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू mv एंड दिस v इज ए वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होगी। तो जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो जारी बात है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर लम्हे, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज लाजमी आएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंजिंग होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए 1/2 mv स्क्वायर, ये भी वेलोसिटी नहीं है बेटा, ये भी स्पीड है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अब मेंशन किया हुआ यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, जब स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहनी है, लेकिन चूंकि सर्कल में है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। हाँ मैं ये कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम रहेगा, लेकिन मोमेंटम सेम रहेगा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि मोमेंटम में तो वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी मोमेंटम चेंज आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेम, मोमेंटम विल चेंज। तो ख्याल कीजिएगा ये फॉर्मूले में वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी वेलोसिटी नहीं कहते इसे बेटा, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम चेंजिंग, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, सपोज बाय सम प्रोसेस अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स सो दैट इट्स रेडियस इज ओनली हाफ एज लार्ज एज एट प्रेजेंट, हाउ मेनी आवर्स अर्थ विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब देखिए इसको एक लंबे तरीके से भी किया जा सकता है, मैं लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं जब अक्सर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं पहले प्रॉपर लॉन्ग मेथड यूज करता हूँ, तो उसके बाद मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि ये देखो ये ऐसे सॉल्व होता है, लेकिन इसको ऐसे भी किया जा सकता है शॉर्टकट में। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब मैं इसको लॉन्ग मेथड करता हूँ तो उस मेथड के दौरान बच्चा कहता है हो दफा करो, ये सवाल ही बहुत गंदा है, इतना लंबा सोल्यूशन है, वो शॉर्टकट आने से पहले ही बदजन हो जाता है इस क्वेश्चन से। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्टकट से ही करने लगा हूँ आप, ताकि इस क्वेश्चन से बदजन ना हो आप। ये आज के लेक्चर का सबसे बड़ा शॉर्टकट है, इसको नोट कर लें ध्यान से, और इस शॉर्टकट को सुनने के बाद इसको आगे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। ये शॉर्टकट सिर्फ आप तक नहीं रहना चाहिए, तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए जिनको इसकी जरूरत है। मेरे वीडियो के जरिए पहुंचाएं या खुद भेजें, आप उसको बताएं। जब भी अर्थ को श्रिंक किया जाएगा या बढ़ा दिया जाए और पूछा जाए कि उसकी डेज में कितना, एक डे में कितना टाइम लग जाएगा, तो शॉर्टकट होता है जी टी डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टी। टी डैश वो न्यू टाइम होगा जो श्रिंक होने के बाद या उसमें अर्थ में किसी किस्म की चेंजेस होने के बाद आएगा। टी जो पुराने वाला टाइम है, इसको ऐसे लिख लें आप, मैं इसको यूं कर देता हूं 24n स्क्वायर, याद कर लें 24n स्क्वायर। टी डैश 24, n वो होगा जितना उसने किया होगा। अब इसने कितना किया, श्रिंक हाफ, तो हाफ का स्क्वायर
ये क्या आ गया 24/4 डेट इज इक्वल टू 6। और अगर आपको याद होती है चैप्टर 5 पार्ट 1 सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, उसमें आपने ऐसे सॉल्व नहीं किया था, उसमें एक लंबे तरीके से सॉल्व किया था। अगर आप अपने नोट्स खोलें पार्ट 1 के, आपको याद आ जाएगा आपने कैसे किया था। तो एंट्री टेस्ट में इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है, और मैंने बताया भी नहीं है आपको, वरना कराया जा सकता है। मैंने आपको बच्चे बस दिन हो जाएंगे इतना लंबा सोल्यूशन है, छोड़ो वो शॉर्टकट वैसे स्किप कर देंगे, तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया है। ये शॉर्टकट बड़े ध्यान से नोट कर लें, ये आज के लेक्चर का तोहफा है, आज के लेक्चर का गिफ्ट है। तो बेटा ऐसे गिफ्ट एक्सेप्ट करने के बाद मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, उस पर कमेंट कर दिया करो, अगले बच्चों तक शेयर कर दिया करो, ठीक है बेटा। तो मेरे हर वीडियो लेक्चर में कोई ऐसी ट्रिक, ऐसा शॉर्टकट लाजमी होता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आज के लेक्चर का सबसे बड़ा ट्रिक ये वाला है 24n² वाला। बेटा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है बेटा, वैसे फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू r अल्फा, लेकिन जब आपने लिखना वेक्टर साइन तो आपने लिखना अल्फा पहले करना है और r को क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए r को बाद में लिखना है, ये इसका राइट ऑप्शन है। अब ऐसा क्यों होगा वो आपको मैं इसी लेक्चर में बताना पड़ेगा, अभी दारी बता डिस्कशन इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाया जा सकता, वरना ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो इसलिए फिलहाल आप याद करें, मैं लेक्चर के दौरान जब कवर कर दूंगा इन चीजों को कि भी कैसे आता है, लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूला याद कर लें आप, ठीक है बेटा। अब चलते हैं एट द एंड उन बच्चों की तरफ जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए थे। तो इस टेस्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स है 29 और थे हमारे स्टूडेंट हैं दाऊद बेटा, शाबाश। मैं आपको अपनी तरफ से सब क्लैपिंग बेटा। ये दाऊद के बारे में बता देता हूँ मैं, दाऊद मेरा स्टूडेंट है बेसिकली, ये बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है और ये अभी रिपीटर नहीं है, लेकिन ये सेकंड ईयर में मुझसे पढ़ चुका है, ये तो कॉलेज में मेरा स्टूडेंट रह चुका है, शाबाश बेटा दाऊद। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें पोजीशन ली थी बेटा वो ली गई थी, मैं मेरा नाम नोट कर लूँ उन बच्ची का जी। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपके फादर का नेम भी बताऊंगा। अच्छा मैं दाऊद के फादर का नेम नहीं बता रहा क्योंकि बेसिकली ये एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ये प्री मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है, तो ये सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दे रहा है। फिर भी मैंने नाम अनाउंस कर दिया, लेकिन मैंने ये बता दिया कि ये प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, प्री मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है। ये सिर्फ अपनी तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट ज्वाइन किया हुआ उसने, वो टेस्ट करता है। अब हम आते हैं अपने मेडिकल के स्टूडेंट की तरफ जिसमें हाईएस्ट मार्क्स लिए गए। तो नाम सुने जरा, गुजरांवाला सिटी से काजिम अब्बास साहब की बेटी हैं लुमा बतूल, ये बच्ची रिपीटर है। इसने मैं इसके मार्क्स नहीं शेयर करूंगा ताकि बाकी बच्चे मतलब जो भी है लेकिन हाईएस्ट मार्क्स हैं इसके बेटा। तो शाबाश बेटा, आपकी तरफ से भी आप अपने फादर का वीडियो दिखा सकते हैं ताकि आपके ऊपर प्राउड फील कर सकें बेटा। तो लुमा बतूल ये हमारा गुजरांवाला से बच्ची थी हमारी स्टूडेंट है सना इफ्तिखार। इन्होंने अपने ना तो सिटी का नाम बताया ना ये बताया फ्रेश है रिपीटर हैं, तो इनका मार्क्स भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा बेटा शाबाश आपके भी सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं। मार्क्स इस दफ़ा मैं शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो अक्सर बच्चों को ये कॉन्फिडेंशियल से बात हो जाती है कि भाई आप सर मेरे मार्क्स शेयर ना करें। इवन इनके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब हाईएस्ट मार्क्स में जा रहे हैं, ये 30 में से 29, 28, इससे नीचे मार्क्स नहीं है इनके, इतना बता देता हूँ। बहरहाल मैं कुछ और बच्चों के भी नाम शेयर कर देता हूँ। ये मैं सिर्फ मैं जिन बच्चों के नाम नहीं लेता उनको डीमोटिवेट करना मेरा मकसद नहीं है बेटा, लेकिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है कम से कम उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए बेटा। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है ईशा उफक, इनके मार्क्स शेयर नहीं करूँगा। शाबाश बेटा, आपने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद बेटा जैनब इश्तियाक है, टोबा टेक्स में से हैं बेटा, मुझे इनका एससीटी याद है। तो आपके हाईएस्ट तो नहीं है, आप थर्ड पोजीशन पे कह सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं। शाबाश बेटा, आपके लिए भी क्लैपिंग मेरी तरफ से। सानिया उमर, शाबाश बेटा, आपने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। इसके बाद आमिना सईद, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ये जो मार्क्स बता रहे हैं ये सारे 25 या 25+ वाले हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नाम शामिल कर रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट हो। अगर आप 25 से भी नीचे जा रहे हैं बेटा तो फिर देखिए मैं हर बच्चे का नाम बोलना शुरू कर दूंगा तो फिर वो मजा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपर्स के नाम शेयर कर दिए मैंने, अब जो नाम ले रहा हूँ ये 25 या 25 से प्लस वाले हैं, ठीक है। तो बाकी आप स्टूडेंट्स मेहनत करें और इंशाल्लाह अपने ऐसे नाम सुनते रहे वीडियो लेक्चर के जरिए, अपने दोस्तों को दिखाएं। यकीनन बड़ा प्राउड फील होता है जब आपको कोई नाम लेके आपको क्लैप करके अप्रिशिएट करता है। मेरी ये वीडियो सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे मिली है तो ये पूरी दुनिया में देखी जा सकती है, तो आपको अच्छा फील होगा। आप फ्यूचर में दिखा सकेंगे देखो भाई मैंने जब एमडी कैट दिया था उससे पहले ये मैं तैयारी करता था, ये करती थी, तो मेरी ये सब अप्रिशिएट किया करते थे, मेरी मेहनत थी। तो आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो बहरहाल बेटा सब बच्चे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बेशक वो फ्रेश है बेशक वो रिपीटर है। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। अगला टेस्ट बड़ा मुश्किल है बेटा आपको, मैं पहले बता दूं, मैं आपको टेस्ट मुश्किल नहीं है, मेरा मतलब है कि वो चैप्टर ऐसा है इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो वो चैप्टर का इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड करके दे दूं, क्योंकि वो चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। फिलहाल आपको खुद मेहनत करनी है। तो बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट,
बेस्ट ऑफ लक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।